हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो हमने रिसेंटली 14 चैप्टर को 5 लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक है वो किसके बारे में डील करता है। ऑप्शन ए है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो ऑप्शन ए वो ये कहता है कि जो राज्य और केंद्र के बीच में विधायी संबंध के बारे में डील करता है, यानी कि किस मतलब के संबंध में है। ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस स्टेट यानी कि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन सी है फाइनेंशियल रिलेशंस सेंटर एंड स्टेट के बीच में। और ऑप्शन डी है पावर ऑफ गवर्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि आर्टिकल 245 से लेकर के जो 255 तक के बीच की बात रखी गई है वो किस बारे में कहता है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात उसमें रखी गई है। और आर्टिकल 256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक किसके बारे में बात रखी गई है, ये रखा गया है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। और वहीं पे अगर हम आर्टिकल 268 से रखे आर्टिकल 293 तक, तो उसमें किसके बारे में बात रखी गई है, तो फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में बात रखा गया है। तो इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे 2 होगा ना कि 1। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और ये रहा हिंदी में। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताने कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट है। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 61। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि आज के टाइम पे यूनियन लिस्ट में टोटल कितने लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 100 लिस्ट देखने को मिलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा रहा है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। यानी कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आज के टाइम पे टोटल कितने सब्जेक्ट रखे गए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में कौन सेंटर के द्वारा लॉ बनाया जाता है, किसके द्वारा लॉ बनाया जाता है, सेंट्रल के द्वारा। और स्टेट लिस्ट में किसके द्वारा लॉ बनाया जाता है, ये बनाया जाता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। और कंकरेंट लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा, यानी कि ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा इसमें क्या है, लॉ बनाया जाता है। यदि सेंटर के द्वारा लॉ बनाया जाएगा और स्टेट के द्वारा, तो पहला जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो सेंट्रल के लॉ को दिया जाता है कंपेयर टू स्टेट के। तो आज के टाइम पे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट देखने को मिलता है, हमें 100 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है स्टेट के अंदर वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 355, ऑप्शन बी है आर्टिकल 356, ऑप्शन सी है आर्टिकल 352 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 360। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 356। 356 के तहत ही क्या है, एक स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। आर्टिकल 352 के तहत क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डील करता है। और आर्टिकल 355 जो है वो सेंटर को 2 ड्यूटीज देता है। पहला ड्यूटीज कि भाई जितने भी जो एक्सटर्नल अटैक है उससे प्रोटेक्शंस करना, यानी कि वॉर के टाइम पे अपने स्टेट की प्रोटेक्ट करना, पहला ड्यूटी। और दूसरा ड्यूटी क्या देता है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राज्य सरकार है वो किसके तहत कार्य करेगी, किसके तहत चलेगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करेगी। तो ये 2 ड्यूटी किसको दी गई है, तो सेंटर को दी गई है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है
कि हु कैन अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि स्टेट का जो पब्लिक सर्विस है उसके चेयरपर्सन और मेंबर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए है गवर्नर के द्वारा, यानी कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट ऑफ गवर्नर। ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, और ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उसको रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि किसमें था, आर्टिकल 256 से 263 था। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ए इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो सरकारी कमीशन है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए अपॉइंट किया गया था, सेटअप किया गया था, वो किस साल में सेटअप किया गया था। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1995। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो सरकारी कमीशन कमेटी थी वो 1983 को क्या था, अपॉइंट किया गया था, और जिसकी रिकमेंडेशन सेंट्रल के द्वारा मान भी ली गई थी। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, 1983। तो सरकारी जो कमीशन है वो 1983 में सेटअप किया गया था, और जो पुच्ची कमीशन है जो 2007 में अडॉप्ट किया गया था, और उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट को पेश की थी। अप्रोक्स 1000 पेजेस से ज्यादा में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और काफी ज्यादा डीपली एनालाइज किया था उसने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट सेंट्रल के अंदर में आता है, यानी कि इस सेंट्रल, यानी कि आप समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। यूनियन लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है पेरिसन यानी कि जेल, और ऑप्शन डी है हेल्प अप यानी कि पब्लिक हेल्थ। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर, यानी कि जो बैंकिंग है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा यूनियन लिस्ट के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, वो यूनियन लिस्ट, यानी कि बैंकिंग से रिगार्डिंग में जो भी लॉ होगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगा। और बाकी ये तीनों चीज हमें किस में देखने को मिलते हैं, स्टेट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी बिल बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, स्टेट के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब जैसे देखिए यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें हमें 100 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशंस, फिर आपका फॉरेन अफेयर्स हो जाएगा, फॉरेन अफेयर्स हो जाएगा। इन सब के रिगार्डिंग कौन है, तो किस कौन लॉ बना सकता है, तो पार्लियामेंट बना सकता है, यानी कि सीधा सीधी आप समझिए सेंट्रल बना सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया था कि भाई यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट के द्वारा बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा लॉ बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं कि जिसमें मतलब पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, वो स्टेट लिस्ट में भी क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि यदि जब 2/3 यानी कि 2/3 वोटिंग से क्या है, राज्यसभा के द्वारा क्या है, जब रिजोल्यूशंस लाया जाता है उस कंडीशंस में क्या है, स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है पार्लियामेंट से कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर में एक कोई लॉ बनाए, तो उस टाइम पे क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। लेकिन वो लॉ सिर्फ उसी स्टेट में इंप्लीमेंट होगा जिस स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तीसरा रीजन मैंने ये बताया था, यदि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कोई स्कीम अगर लॉन्च करनी हो, तो उस कंडीशंस में भी क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, चाहे वो स्टेट लिस्ट के ही अंदर क्यों ना आता हो। फिर हमने इमरजेंसी के टाइम पे भी बात किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि और किस कंडीशंस में सेंट्रल लॉ कर सक यानी कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं, यदि कोई एरिया एक्वाइर्ड किया गया हो,
उस एरिया पे भी क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में ही क्यों ना आता हो। तो इन कुछ इस अब नॉर्मल टाइम पे क्या है, पार्लियामेंट के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं जिसमें वो स्टेट लिस्ट में जाकर के लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के द्वारा लॉ बनाया जाता है। लेकिन इसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, सबसे पहले सेंट्रल को। तो इसलिए जो बैंकिंग है, वो बैंकिंग हमारा किस में आता है, वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट में आता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ए है यूनियन लिस्ट इंश्योरेंस, स्टेट लिस्ट एग्रीकल्चर, कंकरेंट लिस्ट कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी है दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो अभी आपको याद होगा, अभी हमने डिस्कस किया कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो किसके अंदर आता है, यूनियन के अंदर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या पता चलेगा कि ये भाई सी होगा, यानी कि इसमें क्या पूछा, नॉट करेक्ट मैच। तो ये कंकरेंट में नहीं आकर किस में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट नहीं बल्कि यूनियन लिस्ट होगा। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो कमीशन था, इन चारों में से कौन सा कमीशन रिलेट नहीं करता है। ऑप्शन ए है राजमन्नर कमीशन, ऑप्शन बी है सरकारी कमीशन, ऑप्शन सी है वेस्ट मंगल रिमेम्बरेंस लेटर, और ऑप्शन डी है ह्यूमैनिटरी और ह्यूमैन यानी कि ह्यूमन टाइया कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सरकारी कमीशंस की बात करते हैं तो सरकारी कमीशंस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से रिलेट नहीं था, और इसका जो फॉर्म है वो कब किया गया था, 1983 में। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फ्रेंड्स मैं फिर कहूंगा कि क्वेश्चंस में आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि इसमें आपसे पूछा क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, नॉट में पूछ रहा है, इनकरेक्ट में पूछ रहा है, करेक्ट में पूछ रहा है, या करेक्टली मैच में पूछ रहा है। इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है कि क्वेश्चंस में आखिर वो आपसे पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट मैच या इनकरेक्ट मैच। तो और पहला है आपका कि जो राजमन्नर कमेटी है वो 1969 में बनाया गया था। बी है कि पुच्ची कमीशन जो है वो 2001 में बनाया गया था। ऑप्शन सी है कि सरकारी कमीशन 1983 में बनाया गया था, और ऑप्शन डी है आनंदपुरी शाही प्रपोजल 17 यानी कि 1973 में प्रस्ताव रखा गया था। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्टली मैच नहीं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो पुच्ची कमीशन है वो 2007 में बनाया गया था, और 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अप्रैल 2007 में 3 मेंबर कमीशन के हेड, जिसके कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम पुच्ची, उनके अध्यक्षता में और यूपीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर के 2007 में पुच्ची कमीशन सेटअप किया गया था। और इसने 2010 में क्या है, अपनी रिपोर्ट को पेश किया था, जिसमें किस बारे में कहा था, कि जिसने कहा था, जिसमें फ्रेश लुक एट द रिलेटिव रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड द इंटर रिलेशंस के बारे में बात कही थी। तो इसलिए जिसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि ये 2001 नहीं, 2001 की जगह पे क्या था, 2007। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रिकमेंडेशन है जो सरकारी कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया था। पहला है आपके पास, देयर इज नो नीड टू कंसल्ट स्टेट बिफोर अ मेकिंग लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि इसमें ये कहा गया कि सरकारी कमीशन के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लॉ बना वो सॉरी सेंटर लॉ बनाना चाहता है तो उसमें स्टेट की कंसल्ट यानी कि कंसल्ट की जरूरत आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि द गवर्नर्स रूल शुड नॉट बी रिड्यूस टू 5 years बिफोर टाइम विदाउट एनी कॉन्क्रीट रीजन, यानी कि राज्यपाल शासन को बिना किसी ठोस कारण के समय तक 5 वर्ष से अधिक पहले तक कम नहीं किया जाना चाहिए। सी है रेडियो और टेलीविजन के लिए कोई स्वायत्तता नहीं होगी, और डी है उनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन ए। इसमें क्या कह रहा है, नो नीड,
यानी कि सरकारी कमीशन में ये कहा गया था कि यदि सेंटर यानी कि जो सेंट्रल है कंकरेंट लिस्ट में यदि कोई लॉ बनाना चाहता है तो उसमें स्टेट की कंसल्टेंस की कानून बनाने से पहले कंसल्टेंट लेने की आवश्यकता है, जबकि क्वेश्चन में बस एक नो लगा दिया गया था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का एमसीक्यू। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ये देखिए इन 5 लेक्चर में जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था वो क्या क्या डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में किस तरीके से स्टेट और सेंटर के बीच में पावर को डिवाइड रखा गया, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। लेकिन जुडिशरी की पावर को डिवाइड नहीं रखा गया है जिस तरीके से आपको यूएसए में देखने को मिलता है। ये सब हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है वो हम कितने बेस पे पढ़ेंगे, तो 3 बेस पर हम पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरा था फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव की बात करें तो लेजिस्लेटिव आर्टिकल 245 से 255 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में बात रखी गई थी, किसके रिगार्डिंग में, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के रिगार्डिंग में। इसमें भी हमने 4 टाइप्स में मतलब 4 एक्सपेक्ट्स के रूप में पढ़ा था, यानी कि टेरिटोरियल exist of central and state legislations with distributions of legislative subject, parliamentary legislation in the state field, फिर central control over the legislation। फिर हमने अगले वीडियो में फिर क्या क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में करके क्या लाया गया था, जीएसटी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था, इसके द्वारा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट के तहत। फिर हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर वो किस फील्ड में और कब स्टेट लिस्ट में वो लॉ बना सकता है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, यानी कि जब राज्यसभा के द्वारा कोई रिजोल्यूशन लाया जाएगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, स्टेट की रिक्वेस्ट पे, फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट आपको इम्प्लीमेंट करना हो, फिर प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे क्या है, इस सेंट्रल स्टेट मैटर पे स्टेट लिस्ट के कानून बना सकता है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था ये जो आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, ये स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव रिलेशंस के ये सारे आर्टिकल हैं। ये आप एक बार पीडीएफ मिल जाए, जब आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे तो उसमें आप पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस डिस्कस किया था जो कि 256 से लेकर के 263 तक आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में। फिर उसमें हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, फिर हमने इसमें सेंटर डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट, फिर ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड सेंटर, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। म्यूचुअल डेक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, फिर कॉर्पोरेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फिर हमने ऑल इंडिया सर्विस के बारे में डिस्कस किया था। ऑल इंडिया सर्विस के बाद हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फिर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में समझा था। फिर हमने रिलेशंस ड्यूरिंग यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे हमने स्टेट और सेंटर के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने अदर प्रोविंसेस देखे थे जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस देखा था जिसमें हमने ये 8 तरीकों यानी कि 8 रीजन को, यानी कि ऐसे कौन कौन से मीटिंग्स या ऐसे कौन कौन से अदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसे कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रखा गया था सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस के रिगार्डिंग में। फिर हमने लास्ट वीडियो में जो इसका लास्ट लेक्चर था यानी कि सेकंड लास्ट लेक्चर 4 में हमने फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। फाइनेंशियल रिलेशंस में फिर हमने टैक्सिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर स्टेट लिस्ट में क्या क्या आते हैं, फिर सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या आता है, फिर हमने ग्रांट इन एड्स के बारे में डिस्कस किया था, स्टेचुरी ग्रांट्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्ट्रैक्शनरी ग्रांट्स के बारे में डिस्कस किया था, अदर ग्रांट्स के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने 5 ऐसी यानी कि जो आर्टिकल 275 के अंदर जो प्रिंसिपल विच शुड डिसाइड द ग्रांट इन एड्स के बारे में बात रखी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था।
फिर हमने बोरिंग द स्टेट एंड सेंटर के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट पैसे को बोरो करते हैं, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड से। फिर हमने इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ टेंशंस देखे थे सेंट्रल और स्टेट के रिगार्डिंग में। फिर लास्ट वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशंस थे उसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सरकारी कमीशन, रिकमेंडेशन, फिर आपका पुच्ची कमीशन के बारे में ये हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इन 5 लेक्चर में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो जब हम चैप्टर 15 जो कि इनर स्टेट रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैप्टर 15 डिस्कस करने से पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना चैप्टर 15 डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।